हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज आप देखेंगे G4 खरीदा का स्पेशल प्रोग्राम। मैं इस वक्त मिनहाजुल कुरान सेक्रेटेरिएट लाहौर में मौजूद हूँ। अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ताहिरुल कादरी की ज़ेर क़यादत होने जा रही है, जिसमें उन्होंने मुल्क की 13 से 14 बड़ी सियासी और मजहबी जमातों को इकट्ठा कर रखा है। ख़ास तौर पर अपोजिशन की सियासी जमातें जो कि पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी रखती हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM पाकिस्तान वो शामिल है। तमाम लीडरान यहाँ पर जमा हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर APC की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि बेसमेंट में हो रही है। ताहिरुल कादरी का, पाकिस्तान अवामी तहरीक का, तहरीक मिनहाजुल कुरान का मौक़िफ़ है कि उनके शोहदाए मॉडल टाउन को आज तक इंसाफ नहीं मिल सका, जिससे बीते हुए 3 साल हो गए हैं। 2014 में ये वाक़या हुआ था, आज दिसंबर 2017 है, वो भी बीतने जा रहा है, उसका भी इख्तिताम है। लेकिन ताहिरुल कादरी का मौक़िफ़ है कि उनके शोहदा को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका, तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। ये तो बज़ाहिर इसका मकसद है, लेकिन इसका दूसरा मकसद ये भी है कि शहबाज शरीफ से इस्तीफ़ा लिया जाए, राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़ा लिया जाए और नवाज शरीफ साहब को मज़ीद टफ टाइम दिया जाए। कल जरदारी साहब का मुतालबा आप देख चुके हैं कि उन्होंने मुतालबा किया है कि नवाज शरीफ पर 302 का मुकदमा लगाया जाए। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर तहरीक मिनहाज ने और अवामी तहरीक वालों ने बैनर्स भी लगा रखे हैं खुशामदीद के, और इसके अलावा अपने शोहदा की तस्वीरों के बैनर्स भी आवेज़ा किए हुए हैं, जिनमें उनको सलाम दिया है, उनका रिमाइंडर है। तो ये सारा मकसद है आज पाकिस्तान अवामी तहरीक का। देखना ये होगा कि आज एलामिये में क्या बात सामने आती है, और ऐसे मौके पे कि जब नवाज शरीफ साहब पहले ही सऊदिया जा चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदिया में मौजूद हैं, NRO किसी नई डील के हवाले से बातें हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब को हमारी ख़ास खबर थी कि उन्हें एक आला सऊदी शख्सियत की तरफ से यकीन दहानी मिल गई है, जिसके बाद ही नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब रवाना हुए हैं और वहाँ जाके वो मामलात को हतमी शक्ल देंगे और मज़ीद मुशावरत लंदन में की जाएगी। तो देखना यह है कि APC का जो भी एलामिया आता है, क्या वो शरीफ फैमिली को, नून लीग को मज़ीद टफ टाइम दे सकेगा? 2018 की सियासत का रुख क्या बनेगा? क्या अपोजिशन शरीफ ख़ानदान को, शरीफ फैमिली की सियासत को, नून लीग की सियासत को नाकाम करने में कामयाब हो जाएगी? ये सब दारोमदार है कि आज की ताहिरुल कादरी की ज़ेर क़यादत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कितनी कामयाब होती है। स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगे और तमाम लीडर्स से बात भी करवाएंगे। और इस वक्त हम लोग APC के उस कमरे में मौजूद हैं जहां पर ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो चुका है। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो इस वक्त अपना इब्तिदाइया पढ़ रहे हैं, सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। MQM पाकिस्तान अभी तक नहीं पहुंची, लेकिन आप देख सकते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब के दाएं तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी है और शेख रशीद साहब बैठे हैं, और उनके बाएं तरफ पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं। ताहिरुल कादरी साहब का दावा था कि वो जब चाहें दाएँ जरदारी और बाएं इमरान खान को खड़ा कर सकते हैं। आज खुद इंडिविजुअली जरदारी और इमरान खान साहब तो हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उनकी जमात के नुमाइंदा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आगे शेख रशीद साहब हैं, उसके बाद दीगर मजहबी जमातें वहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ का वक्त भी पहुँचा हुआ है, सुन्नी तहरीक का वक्त भी पहुँचा हुआ है। इस वक्त यहाँ पर डिस्कशंस की जा रही हैं, डेलिब्रेशंस की जा रही हैं कि आइंदा का सियासी और सानह मॉडल टाउन के हवाले से लाया अमल क्या लिया जाए। यहाँ पर बैठ के डिस्कस होगा कि 2018 की पाकिस्तान की सियासत क्या
रुख इख्तियार करने जा रही है। शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, उनके पीछे कितना बड़ा इनकलाब या कितना बड़ा सियासी तूफ़ान ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस लेकर आ सकती है, ये इसका चंद ही घंटों में पता चल जाएगा। यहाँ पर डिस्कशंस होंगी, उसके बाद एक मुत्तफ़िक का मुश्तरका एलामिया तैयार किया जाएगा आइंदा के लाएअमल के हवाले से। तो यहाँ जितने लीडर्स बैठे हैं सबसे हम आपकी बात करवाएंगे। मोहलत क्यों दे दी आपने? मोहलत क्यों दे दी? मैंने आपको बड़ी पार्टियों ने तैयारी के लिए टाइम मांगा है। आप समझते हैं कि आप समझते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपना मकसद हासिल नहीं कर पाई? नहीं, हासिल हो गया है। 7 तारीख की जो डेडलाइन में तोसी ये मकसद हासिल कर लिए, बहुत बड़ा मैसेज गया है। मोहलत क्यों दे दी गई? हम तो इंतजार कर रहे थे कि अब कोई लाइन ऑफ एक्शन लिया जाएगा। क्या आप लोग क्लियर नहीं थे? हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, लेकिन लोग कपड़े तो साथ नहीं लाए हुए थे ना, तो ये मोहलत जो दी गई है इंशाल्लाह जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी वाले कपड़े साथ नहीं लाए हुए थे, जाहिर है बिस्तर बंद चाहिए और इंशाल्लाह इनको अब छोड़ेंगे नहीं। शेख रशीद साहब तो मुतमईन नहीं लग रहे, वो चाह रहे थे कि फौरन धड़न तख्ता किया जाए। नहीं, वो शेख रशीद साहब देखें, शेख रशीद साहब हमारे बड़े भाई हैं, बीवी बच्चे उनके हैं नहीं, वो तो 2 जोड़े कपड़े में साथ चल पड़ते हैं, तो वो तो आज ही तैयार हैं और हम उनके साथ तैयार हैं। लेकिन जो लोगों ने अपनी पार्टी लीडर से मुशावरत करनी है, he is himself a party leader, he can take his decisions, but जो बाकी अफराद हैं they have to consult their। क्या आप लोगों ने इंतजार किया है कि सऊदी अरब के मामलात जरा सामने आ जाएं, नवाज शरीफ वापस आ जाएं? कोई मामलात नहीं है, ये गए हैं उधर पांव पकड़ने के लिए, वो तो ऑलरेडी इनके दूसरे मामलात उधर चल रहे हैं। उन्होंने आज आपने न्यूज़ नहीं देखी अभी, उन्होंने तो ऑलरेडी कहा है कि ये वहाँ करप्शन में मुलविस है और उसके लिए बुलाया है, शहजादों से प्रूफ्स मांगे हैं और ये तो वहाँ भी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं। उन्होंने कहा जाएं अपने मुल्क और केसेस को फेस करें। अच्छा, एक बहुत संजीदा इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह साहब ने आयद किया है कि आपके साथ कोई डील हो रही थी, पैसे तय करने पे इख्तलाफ हो गया था, आप 180H मॉडल टाउन गए थे और 4 बार कोई मुलाकातें हुई। आप खुल के बता दें क्या है। झूठा आदमी है जो आदमी पे झूठ बोलता है, जो आदमी टेलीविजन पे दिया हुआ बयान से मुनकर हो जाता है। जिस आदमी ने दिन टीवी के प्रोग्राम में कहा कि मैं खाना काबा जाता हूं, मैं मस्जिद नबवी जाता हूं और चीफ मिनिस्टर को साथ लेके जाता हूं, अगर आप लोग हमको माफ कर दें, दिन टेलीविजन का प्रोग्राम है, आप देख लीजिए। आप 180H मॉडल टाउन नहीं गए? मैंने 180H मॉडल टाउन क्या करना है? एक जमाना था आज से 20 साल पहले जब इनके साथ ताल्लुक था, मेरा भाई सफ़ीर था सिंगापुर में, तब नवाज शरीफ के घर मुलाकात हुई थी। जिस दिन इनकी मुलाकात होनी थी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मोइन कुरैशी साहब। बाकी मेरी तो इनसे कोई ताल्लुक और नहीं। कोई पैसों की डील वील नहीं हो रही थी? मेरे बेटे, अगर पैसों की डील करने वाले हम होते तो 3.5 साल ये घर घर धक्के खा रहे हैं। इनके MNA, ये जो क्या कहते हैं, शेखुपुरा के MNA है जावेद लतीफ़, उस दिन लाइव प्रोग्राम में मैंने पूछा कि तुम गए हो 2 करोड़ रुपए लेके कि नहीं, तो कहता है कि मैं गया हूं फातिहा करने। मैंने कहा चलो कलमा पढ़ लो कि तुमने हाथ उठाए। तो ये इनका किरदार है। और जो अरबी शहजादे पकड़े गए हैं वो कह रहे हैं 12 बिलियन रियाल का मसला इनके साथ उन्होंने तय करना है। अरबी शहजादे भी तो एक एक करके छूट रहे हैं। तो ये भी हमें पाकिस्तान में पैसा दे दें, हम छोड़ देंगे। डील पाकिस्तान में कर लें? पाकिस्तान में ही करनी पड़ेगी ना। जनरल भट्ट रह गया है, अब कमर बाजवा है, नवाज शरीफ को समझ होनी चाहिए। ना जस्टिस मलक कयूम है, अब जस्टिस साकिब निसार और खोसा है। ये जरा ऊपर वाला चैम्बर ढीला हो गया, थोड़ी देर बाद समझ आएगा। जनरल जंजुआ क्यों मिले हैं फिर 5 घंटे? पागल वैसे ही टाइम जाया कर रहा है। खैर साहब, मोहलत क्यों दी गई है? हम तो इंतजार कर रहे थे कि शायद अगला लाइन ऑफ एक्शन दिया जाए, लेकिन आप लोग शायद क्लियर नहीं थे। खुर्रम गंडापुर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और PTI वाले अपने कपड़े साथ लेकर नहीं आए हुए थे। देखिए, गुजारिश है कि आप बहुत जल्दी में हैं। हमें आज पहले दिन बैठ के एक इज्तिमाई मशावरत हुई है। आज की डेडलाइन PTI पैट ने दी हुई थी। हमने ये मुनासिब समझा कि बाकी सारी जमातें जो ऑन बोर्ड हैं, हम इस डेट को एक्सटेंड करते हैं और एक जमात के मुतालबे के बाद अब ये सारी जमातों का मुतालबा अपोजिशन का जॉइंटली है, इस डेट को एक्सटेंड किया जाए और उसका एक मोडस बनाया जाए कि एक्सटेंडिंग कमेटी बनाई है, क्योंकि जो मल्टी पार्टी फोरम है
उस फोरम पे बैठ के हम फैसले करेंगे कि हमने क्या करना है। सो जो तहरीकें चलती हैं वो बहुत उतावलेपन में नहीं चलती, बहुत जल्दी में चलाने जाने वाली तहरीकें या किए जाने वाले फैसले मुनासिब नहीं होते, और एक हफ्ता कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। लेकिन डेडलाइंस कितनी दफा दी जाती हैं? डेडलाइन हमने ना दी है और हम डेडलाइन दे ही रहे हैं। आज पहली मीटिंग हुई है और पहली दफा हमने, लेकिन कादिर साहब के साथ आप थे और कादिर साहब की 31 की डेडलाइन थी, अब वो दूसरी डेडलाइन साथ हम थे, लेकिन कादरी साहब की सपोर्ट में थे, कादरी साहब के साथ नहीं खड़े थे। आज एपीसी हुई है और उस एपीसी में यकीनी तौर पे हमें बाकी जमातों को या उनको हमें सबको सुन के एक ऐसा लाएमल बनाना था, क्योंकि ये किसी एक जमात का कादरी साहब ने फैसले तब नहीं करने। अब ये स्टीयरिंग कमेटी बना दी कि ये फैसले करेगी, सो स्टीयरिंग कमेटी को भी कोई टाइम मिलना चाहिए। और एक वीक कौन सा टाइम है? नशिस्तंद गुफ्तंद बर्खास्तंद रहा। आप इसको जो भी रंग देना चाहें, आप यूं कहिए कि आप आए बैठे गपशप लगाई चले गए, आपका हक है, कह लीजिए, आपका हक है, आप कह लीजिए। लेकिन हमने बहुत सीरियस एफर्ट की है, 5 घंटे हमने कुछ झक नहीं मारी है, बैठ के बड़ी सीरियस डिस्कशन की है, सारी जमातों ने बड़ी डिटेल इस पे अपने नुक्ता नज़र दिया है और इस पे रेजोल्यूशन साइन हुआ है और उसके बाद आपके सवाल और जवाब भी किए हैं। आज भी अगर आप इसको फारसी में उड़ाना चाहें तो आप उड़ा सकती हैं। आप तो क्या इंतजार कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, सऊदी अरब के मामला जरा पता चल जाएं तो फिर हम अगला लायामल बनाएंगे? आप मुझे कोई बटन दे दें, मैं अभी दबा देता हूँ जिससे मसले हल हो जाएं। जितना जल्दी आप हैं। बटन आपके हाथ में था, आप लोगों ने दबाया नहीं? नहीं, वो बटन मेरे पास अगर खुद फ्यूज कर दिया उस बटन को। मेरे पास है नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि हमने जो मुनासिब समझा, जिस तरह मीडिया का काम आप मुनासिब समझते हैं, सियासत में हम मुनासिब समझते हैं। हमें पता है कि हमने क्या करना है और आपने किसी अकेली जमात के फैसले नहीं करने। जब आप एक से ज़ायद जमातों के साथ चल रहे होते हैं तो फिर आप सबको साथ लेके चलते हैं। आपकी तरह मेरे हाथ में माइक होता और अपनी मर्जी से सवाल करने तो मैं ऐसे ही सवाल करता। जवाब तो अपनी मर्जी का ही आप दे रहे हैं। अच्छा ये बताएं, कैसे करूंगा? अच्छा ये बताएं कि असेंबलियों से इस्तीफे की ऑप्शन आई थी शेख रशीद की तरफ से, पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात थे। शेख रशीद साहब ने आपके सामने एक बात की है, दैट्स इट। असेंबलियों से इस्तीफे ज़ेरे गौर थे। शेख साहब ने आपके सामने एक बात कही है। असेंबलियों से इस्तीफे ज़ेरे गौर थे एपीसी में। शेख साहब ने आपके सामने एक बात कही है। ये आप रिपीट का बटन दबा रहे हैं? नहीं, आप भी रिपीट का दबा रही हैं क्योंकि ये एपीसी का एजेंडा नहीं था, शेख साहब की राय, तो उन्होंने आपके सामने लेटर किया। और एनआरओ और डील, हमारी खबर यह है जो कल भी आपसे बात हुई थी प्रोग्राम में कि एक आला सऊदी शख्सियत की यकीन दहानी मिल चुकी है। नवाज शरीफ, याद रखिए एनआरओ एक ऑर्डिनेंस था जो हुकूमत की तरफ से प्रोमलगेट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरी अमल का आगाज़ हो पाया। बीबी शहीद वापस आई मुल्क में जमहूरियत बहाल कराने के लिए और उसी के बाद मियाँ साहब के आने के रास्ते खुले। उसी के बाद जमहूरी अमल शुरू हुआ, 18वीं तरमीम आई और मियाँ साहब तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने। ये सारा उसी के तोफ़ैल था। वो स्ट्रक डाउन हो गया, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और याद रखिए मुस्लिम लीग किसी एनआरओ पे नहीं बिलीव करती, ये बात दुरुस्त कह रहे हैं। वो एनआरओ नहीं करेंगे, वो जब लिखते हैं माफीनामा लिखते हैं। एक आखिरी सवाल, एमक्यूएम पाकिस्तान ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं थी और स्टीयरिंग कमेटी में भी उनका नाम नहीं है, जबकि पाक सरजमीन पार्टी का है। तो क्या एमक्यूएम पाकिस्तान अलहदा तस्वुर की जाए एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अपोजिशन से? एमक्यूएम सारा दिन आपके सामने डेलिब्रेशन में रही, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पार्टिसिपेट किया। अभी उनको जाने की जल्दी थी, खैर जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है, और वो सारे इश्यूज़ पे, वो उन मजलूमों और जो मासूम लोगों का कत्ल हुआ है उनके इंसाफ में साथ हैं, पूछ लीजिए उनसे। जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उनके भी साथ है, ये भी पूछ लीजिए उनसे। और वो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। एक उनका तहफ़्फ़ुज़ एक इशू पे था जो डॉक्टर साहब ने इशारा भी किया आपको कि उनका तहफ़्फ़ुज़ था कि आज अभी अफराद के नाम ना लिए जाए, इस हद तक उनका तहफ़्फ़ुज़ था। और ये कोई तहफ़्फ़ुज़ इतना अजीब नहीं कि, लेकिन उनके ऑफिस तो मौजूद है ना, उन ऑफिस पे कुछ लोग भी बैठे हैं और लोग वही हैं जिनके हम नाम ले रहे हैं, वो कहते थे ज़रा नाम ना लें। जहांगीर तरीन साहब ये बताइए कि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा क्या होगा? अब चूंकि एलामिया भी सामने आ गया है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब सऊदीया में हैं, वहाँ से डील की खबरें सामने आ रही हैं, तो आप लोग क्या कर लेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि आज जो पार्टी इकट्ठी बैठी हैं इस इवेंट के ऊपर, वो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ये नुमाया बात है, पीपल पार्टी भी है, हम भी हैं, एमक्यूएम भी है, पीएसपी भी है। सो ये मसला इतना अब बड़ा हो गया है और इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों की और सियासी कायदीन का इस पर अब इत्तफाक है
कि ये जो खून बहाया गया था आज से 3-3.5 साल पहले, इसका हिसाब लेने का अब टाइम आ गया है। अब और इंतज़ार नहीं हो सकता। हम सब की कोशिश है कि इंसाफ मबनी जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी की जाए, और जब तक शहबाज शरीफ साहब और सनाउल्लाह इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो और अपने आप को कानून के सामने पेश नहीं करेंगे तो इस चीज़ का हिसाब नहीं लिया जा सकेगा। लेकिन अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो फिर अगला प्लान ऑफ एक्शन अपोजिशन का क्या होगा? देखें, ये आज सब हम बैठे हैं इसीलिए अभी हमारी कमेटी अंदर चली गई है इस पर डिलिबरेट करने, और हम एक प्लान ऑफ एक्शन देंगे। अब ये ना समझें कि सिर्फ ज़ुबानी ऐलानिए होंगे और हम सब यहाँ से चले जाएंगे। मैंने अंदर APC में लोगों की तकारीर थी, और जो लोगों का इस वक्त चाहत है वो ये है कि अब हम एक्शन की तरफ जाएं। अब देखें कि एलानिया भी बनेगा, फिर हम आपको बताएंगे, मगर मैं आपको इस वक्त APC का मूड बता रहा हूँ। उसमें धरना भी शामिल हो सकता है, लॉन्ग मार्च भी हो सकता है, असेंबलियों से इस्तीफे भी हो सकते हैं। ये कोई किसी चीज़ के ऊपर पाबंदी नहीं है, सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब ये एलानिया होगा, उसके बाद आपके सामने आ जाएंगी, मगर आपसे मैं एग्री करता हूँ कि इसमें लिमिटेड नहीं होगा ये, और फैसले आज भी हो सकते हैं, फैसले कुछ दिन बाद ऐलान जो भी ऐलानी में होगा फिर आप देखिएगा। इन सब मामलात से हट के एक आखिरी सवाल, आपकी नाअहली के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके साहबजादे अली तरीन की नॉमिनेशन बहुत तनकीद की जा रही है, आप पर भी तनकीद हो रही है, मौरूसी सियासत के खिलाफ PTI की तब्दीली के नारे पर भी तनकीद हो रही है। क्या कहेंगे आप? मौरूसी सियासत नहीं है ये मैं हैरान हूँ कि इस इशू को कैसे बना लिया गया है। अगर तो अली तरीन को खान साहब सेक्रेटरी जनरल लगा देते तो फिर आप कहते हैं मौरूसी सियासत है, या उसको पार्टी का ओहदा दे देते, या कुछ और नहीं तो यूथ विंग को इंचार्ज बना देते। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक लोधरा की सीट है, लोधरा के अवाम की मर्जी है इस पर क्या करें वो। वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की मर्जी है कि यहाँ कौन सा बेहतर कैंडिडेट है इलेक्शन लड़ने के लिए। आपको याद होगा कि जो 2015 की ज़िमनी इलेक्शन थी वो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अब लोधरा के अवाम ने मुझे कामयाब किया था। लोधरा के अवाम की, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहाँ पे एक कंसेंसस था कि ये सीट जीतना, ज़्यादा मार्जिन से जीतना अशद ज़रूरी है, एक पैगाम भेजने के लिए, और उस काम को करने के लिए जो बेहतरीन कैंडिडेट है वो अली तरीन है। अली तरीन को सियासत में मैं ऊपर से पैराशूट से नहीं आ रहे, वो 2013 से मेरे साथ हैं, हल्के में मेरे से ज़्यादा। पैराशूट से नहीं है लेकिन जहाज़ से आ रहे हैं। नहीं, जहाज़ से नहीं आते, जहाज़ से आते खुदा न खासा किया तो पैराशूट के बगैर लैंडिंग काफ़ी सख्त होती है। तो ये 2013 से मौजूद है हल्के में, मेरे से ज़्यादा टाइम हल्के में गुजारते हैं। मैं मसरूफ़ रहा पार्टी अफेयर्स में, वो हल्के में हैं। वो एक सियासी जंग लड़के आएंगे, अगर अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया तो वो अवाम की ताकत पे आएंगे, तो इसमें मौरूसियत की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब ये फरमा दें कि जो NRO जो डील की बात हो रही है, हमारी ही कल की खबर थी कि शहबाज शरीफ साहब को एक आला सऊदी शख्सियत ने यकीन दहानी करवा दी है, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब हतमी मामला तय करने सऊदी अरब गए हैं। NRO डील आप लोग कबूल करेंगे? देखिए, मैं नहीं समझता, एक तो हम NRO डील बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे और चुप करके नहीं बैठेंगे। खान साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये फरमा दिया है। दूसरी बात यह है कि मैं सोच रहा हूँ कि इस वक्त सऊदी अरेबिया जो इस वक्त का क़यादत है, उनको क्या फ़ायदा मिलेगा इनको एक दफ़ा फिर रेस्क्यू करने की। ये एक नेशनल हमारा इंटरनल इशू है। उनके ऊपर चार्जेस हैं, उनके ऊपर इस वक्त कोर्ट में ट्रायल हो रही है। उस ट्रायल को क्या कहेंगे, ख़त्म कर दें ट्रायल को। सऊदी अरेबिया के कहने पे मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, उसकी बहुत रिस्पॉन्सिबल क़यादत है। मैं नहीं समझता कि वो हमारे इन मामलात में वो इंटरफेयर करेंगे, और ये मेरा ख्याल है कि ये PML नून ने ये शोशा छोड़ा है दिखाने के लिए कि जी कि हम बड़े ताकतवर हैं और लोग हमारे बाहर से भी मदद करने के लिए आ रहे हैं। इनको यहाँ अपनी कानून के सामने फेस करना चाहिए। ये बातें बाकी बात में, सारी बातें बाद में इंशाल्लाह। मुस्तफा भाई, एक तो लाहौर में खुश आमदीद, और दूसरा ये बताएं कि एक बार फिर आप फारूक सत्तार साहब के साथ एक ही टेबल पर बैठे हुए थे, इस बार किसने जमा किया है? नहीं, मैंने अपनी गुफ्तगू में बताई, हमेशा से ये बात कहता चला आ रहा हूँ कि इस मुल्क में एक जुल्म हुआ है आपके कैमरों के सामने। जुल्म तो खैर बहुत सारे हो रहे हैं। साल में 3,50,000 बच्चे मरते हैं 2 से 7 साल की उम्र में, ग़िज़ा और पानी ना मिलने की वजह से। सिर्फ इस महीने की 10 दिनों में सिंध में किथर के इलाके में 48 बच्चों की डेथ हुई है। लेकिन ये जो मॉडल टाउन का जो सानिया था, ये कैमरों के सामने हुआ है सबके,
और एक जुल्म हुआ है और इसी दौर में मैं ज़िंदा हूँ। अब ऐसा है कि अगर मैं इस पे खामोश रहता हूँ तो मैं भी ज़ालिमों का साथी कहलाऊँगा। ठीक है, मुझे अल्लाह ताला ने एक रुतबा दिया है, मुकाम दिया है। अगर मैं जुल्म पे खामोश रहूँगा और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि नहीं ये पॉलिटिक्स है, तो मैं भी ज़ालिमों में शामिल होगा नहीं, क्योंकि जुल्म हुआ है इसलिए हम यहाँ पर हैं। इसलिए इसमें किसी के बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया सारा, और इसलिए मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि कौन बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा हुआ है। मैंने जो अपनी बात करनी थी वो मैंने बात की है। फारूक सत्तार साहब से कोई बात हुई है या बात करने का इरादा है आपका? नहीं, वो मैटर नहीं है मेरा जो है वो हमने अभी इतना, अल्लाह का शुक्र, इतना बड़ा जलसा हुआ है लियाकताबाद में, लाखों लोग आए हैं और मैं यहाँ पे एक पार्टी को अपने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फारूक सत्तार हमारा इशू नहीं है। चलें, जिस मकसद के लिए आज आप यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप समझते हैं कि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाएगी? क्योंकि उधर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब सऊदीया में मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की सारी बड़ी पार्टीज़ और तमाम जो लोग हैं, बल्कि मैं आपके ज़रिए जो है वो मैं ब्रेकिंग न्यूज़ हूँ यहाँ पे कि जितने लोग बैठे में अगर सिर्फ ये रिज़ाइन कर देना तो जो है वो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। असेंबलियों से इस्तीफे काबिल गौर हैं। अगर ये रिज़ाइन कर दें सारी PTI यहाँ पर है, PPP यहाँ पर है और MQM है, उनका तो नहीं पता, लेकिन MQM के PMLQ यहाँ पर है। MQM के 12 MPs मेरे पास हैं। तो फारूक सत्तार के कहने पे तो मैं रिज़ाइन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन साना मॉडल टाउन के शोधा के हवाले से अगर आज ये APC ने कहा कि भाई रिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो उन लोगों से 2 MNAs और 12 MPs हमारे पास भी हैं, तो उनसे रिज़ाइन करवाऊँगा मैं। एक आखिरी सवाल, NRO डील सत्तार के कहने पर रिज़ाइन नहीं करवाऊँगा, इस साना मॉडल टाउन के शोधा की वजह से रिज़ाइन करवाऊँगा मैं। ये बड़ी बात की है, बड़ी खबर दी आपने। अब NRO डील सेटलमेंट, उसके हवाले से भी कमेंट कर दीजिए, जो सऊदीया में जिसकी खबरें आ रही हैं। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि NRO की बात हो रही है, कुछ कह रहे हैं कि जी वो जवाब तलबी के लिए बुलाया है, तो आई डोंट नो कि, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो हर चीज़ का एक टाइम होता है। जब इंसान का बुरा टाइम शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी तजावीज़ और आइंस्टाइन किस्म के आइडियाज़ भी जो हैं उसका नेगेटिव रिज़ल्ट आता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो है वो हाई लगी हुई है ये साना मॉडल टाउन जैसे लोगों के वाक़यात जैसे धब्बा इस हुकूमत के दामन पे लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने रस्सी खींच ली है, बहुत मुश्किल है। सर ये बताएं कि आज जो APC हुई है, एलामिया सामने आ गया है, इसका कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब सऊदीया जा चुके हैं। हमारी ये खबर थी एक्सक्लूसिव कल कि शहबाज शरीफ साहब को एक आला सऊदी शख्सियत ने यकीन दहानी करवा दी है और अब हतमी मामला तय करने नवाज शरीफ साहब गए हैं। तो इस APC का, इस एलामिया का फ़ायदा क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। APCs जो होती हैं पूरी दुनिया में, इवन पाकिस्तान में भी, ये एक प्रीएम्बल होता है उन प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को देखना। एक आप तरफ पार्लियामेंट है जिसमें आप सारे इश्यूज़ लेके जाते हैं, APC भी आवाज़ है लोगों की, और आवाज़ मुख्तलिफ कोनों से आती है, यानी मुख्तलिफ पार्टी से आती है, तो लिहाजा इसको आप इग्नोर नहीं कर सकती। एक कंटिन्यूड प्रोसेस है और मैं समझता हूँ कि व्हाट वी हैव डिमांडेड, आसिफ अली ज़रदारी साहब भी तशरीफ़ लाए, व्हाट वी वांट इज़ द रूल ऑफ लॉ, व्हाट वी वांट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो एक ड्यू प्रोसेस है, ख्वाह वो मर्डर केस है, ख्वाह किसी की जायदाद गई है, वट एवर इट इज़, तो जब तक हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, और मैं इसको रेफ़र करूँगा, चीफ जस्टिस साहब ने एक लफ्ज़ कहा था रहमत बाबा, उससे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, और रहमत बाबा बेसिकली गांव में इम्प्लीमेंट अपनी डिसीजन को इसलिए कर लेता है कि उसकी होल्ड होती है, वो उसको जानता है कि उसको डिसोबे नहीं करेगा। तो मैं रहमत बाबा की तशबीह जो है, यानी इसकी सिमिली है, वो रूल ऑफ लॉ को देता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को देता हूँ। जिस तरह हम ये फैसला कर लेंगे बसीयत कौम कि हमने रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करना है और हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कदर करनी है, उस दिन हमारी कौम को किसी बाहर की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी अमेरिकन को आके आप इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा, मिडल ईस्ट से किसी को इंटरफेयर नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बसीयत कौम मैं ये समझता हूँ कि हमें अब ग्रो करना चाहिए। अब दूसरों की देखने के बजाय होम ग्रोन सोल्यूशन निकालें, और होम ग्रोन सोल्यूशन और एक बहुत बड़ा
एक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, उसको डिफेस करने की कोशिश की बहुत से डिक्टेटर ने। तो मैं समझता हूँ हमारा आने वाला वक्त लोगों की मदद लेना या लोगों को इंटरफेयर कराना या लॉबियस्ट बाहर से लाना, ये इसका हल नहीं है, ये टेम्परेरी हल होगा। अल्टीमेटली ये आवाम जो हम लोग हैं, फैसला इन्होंने करना है। सड़कों में भी यही रहमान मलिक साहब, आपने होम ग्राउंड की बात की है, लेकिन नवाज शरीफ साहब बाउंड्री से बाहर बॉल उठाने के लिए गए हुए हैं। अब वापस आके वो अपनी पिच पे क्या खेलते हैं? मैं समझता हूं कि जो बॉल बाउंड्री से बाहर चला जाता है, अगर वो छिक्का ना हो तो वो नेगेटिव होता है। तो बहरहाल मैं उसको ये कहूंगा कि वो जो बाहर से बॉल जाके उठा के ये कहना चाहते हैं कि ये छिक्का लगा हुआ है, तो फिर वो उसका रिजल्ट वो नहीं आएगा। जो अपोजिशन 11 है वो नवाज 11 को हरा सकती है होम ग्राउंड पे। देखिए, हम समझते हैं कि किसी को हराने का मकसद नहीं है। असूल की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें, लॉ की बात करें, मैं दोबारा वही कह रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की बात करें। वो गरीदा आपके लिए भी होना चाहिए, मेरे लिए भी होना चाहिए, लेकिन अगर उस रूल ऑफ लॉ को ट्विस्ट करके सिलेक्टिवली अप्लाई करेंगे तो फिर यही होगा कि APCs होंगी, धरने होंगे। और मैं समझता हूं कि आज का जो APCs को मैं से सम अप करूंगा, ये प्रीएम्बल बन रहा है उन हुक्मरानों के खिलाफ जिनको मैंने 4 महीने पहले एडवाइस किया था, डू नॉट कन्फ्रंट। लेकिन उन्होंने कन्फ्रंट करने की पॉलिसी को नहीं छोड़ा। लिहाजा कन्फ्रंट जब इदारों के साथ किया जाता है और ख़ास तौर पे उन इदारों के किया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है और कॉन्स्टिट्यूशन उनको इज्जत देता है, यानी कि ना जुडिशरी की आप ह्यूमिलेशन कर सकते हैं, ना आर्मी के खिलाफ की बात कर सकते हैं। और जब लगातार आप बात करेंगे तो फिर जब सारी इंस्टीट्यूशंस सामने खड़े हो जाएंगे अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज सम अप करूंगा कि आज मैं अपनी पार्लियामेंट को भी कंफ्यूज देख रहा हूं, पाकिस्तान की लीडरशिप को कंफ्यूज देख रहा हूं, और पाकिस्तान के जो इदारे हैं बहुत सारे वो भी कंफ्यूज देख रहा हूं। इस कंफ्यूजन में निकालने के लिए मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा किरदार जो अदा कर सकती है वो पार्लियामेंट है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील करूंगा, कॉल अ जॉइंट सेशन, पुट अ question to the whole nation via the parliament कि इस वक्त हमारे ये चैलेंजेस हम कैसे इनका हल करें ताकि कोई ओनरशिप तो ले। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे जो रहमान मलिक साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। आप कह रहे हैं कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट को कंफ्यूज देखता हूं, और ये आप जैसे मंझे हुए सीनियर सियासतदान की तरफ से बात आ रही है जो कि सेनेट का बड़ा बाइज्जत, बड़ा मुअज़्ज़ज़ रुकन है। पार्लियामेंट को कंफ्यूज आप किस मामले पे देखते हैं? और ये बताएं कि फिर फोरम क्या है? एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाएं, एक तरफ आप पार्लियामेंट से बाहर APCs बुलवाते हैं। ये देखिए, जो APCs होती हैं, ये तो नॉर्मल रोल होता है, लोग इकट्ठे होना है, प्रोसेशन करना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं। तो मसले कहाँ हल होंगे? APCs में होंगे, पार्लियामेंट में होंगे? आपकी पहले बात का जवाब दे दूं, मैंने कंफ्यूजन क्यों कही है। आपको पता, जब पनामा आया तो उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट हल करेगी, एक कमेटी बनाई गई, और मैंने कहा ये जो कमेटी बनाएगी इसका कोई सरबराह नहीं, इसका कोई मला का कोई इसको चलाने वाला नहीं है, ये किसका रिजल्ट नहीं आएगा। और आपने खुद ही देखा कि वो कश्ती पार नहीं चढ़ी और वो फेल हुई। उस फेलियर के बाद ये मैटर कोर्ट में गए। वो मसले जिनका हल पार्लियामेंट में था, जिससे लॉ बनाने में था, उसकी परवाह नहीं की गई। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा लॉ पास किया पार्लियामेंट ने, फिर उसको अनडू कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि भाई, आपको दिमाग दिया अल्लाह ताला ने, आपको पावर दी आवाम ने, जब आप कोई फैसला करते हैं तो सोच समझ के करें। आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, आज पार्लियामेंट के पास मौका है, सियासतदानों के पास मौका है कि वो ये सोचें कि हमने कौम को क्या देना है। कौम जो इस वक्त कंफ्यूज हुई है, कौम को जो चाहिए वो आज नहीं दे रहे। ये ना कहीं हो कि आज आपके पास हक है, आप जॉइंट सेशन ही बुला सकते हैं, आप लॉ बना सकते हैं, चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, लोगों को कन्फ्रंट करने से रोक सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त आ जाए, आज मियाँ नवाज शरीफ कह रहा है मुझे क्यों निकाला, कल को हम सारे कहते फिरेंगे हमें क्यों निकाला। देखिए गरीदा, इस वक्त सिचुएशन मुल्क की है ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसमें किसी को 1%, यानी इंग्लिश में कहते हैं आउट ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए कि इंडियन रॉ और अफगानिस्तान की NDS यानी कि इंटेलिजेंस और CIA का एक ट्रैका बन चुका है।
और वो पाकिस्तान को हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर हमारे यहाँ अंदर पोलराइजेशन हुई तो पोलराइजेशन का हमेशा फ़ायदा दुश्मन उठाता है, हमें ईस्ट पाकिस्तान का सियाना नहीं भूलना चाहिए। लिहाजा मेरी पूरी कौम से, पॉलिटिशियन से, मीडिया से, इदारों से रिक्वेस्ट होगी कि लेट्स शो यूनिटी टू फाइट आवर एनिमी। ये ना हो कि कल को सब कहते बने कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते।